इस क्लास में हम स्थैतिक विश्लेषण के क्षेत्र व महत्व की चर्चा कर रहे हैं, जिसमें पहला है अर्थशास्त्र की बहुत से विषय सामग्री स्थैतिक विश्लेषण पर आधारित है। दूसरा, उच्च गणित के ज्ञान की आवश्यकता नहीं पड़ती। तीसरा, जटिल समस्याओं के समाधान में महत्वपूर्ण है। चौथा, परिवर्तनशील अर्थव्यवस्था का अध्ययन इससे कठिन होता है। पांचवा, प्रत्याशाएं। छठा है तुलनात्मक स्थैतिकी के अध्ययन के लिए यह सही है। स्थैतिक विश्लेषण की सीमाएं। पहला है स्थैतिक स्थिति काल्पनिक है, चूंकि संसार गतिशील है और इसमें स्थिरता को महत्व दिया गया है। दूसरा, अवास्तविक मान्यताओं पर आधारित है। तीसरा है परिवर्तनशील तत्वों को स्थिर मानकर चलना उचित नहीं है। चौथा, आर्थिक विकास के अध्ययन के लिए बिल्कुल अनुपयुक्त है। पांचवा, भावी अनुमान लगाने में असमर्थ है। आर्थिक प्रावैगिकी व आर्थिक प्रावैगिक विश्लेषण यानी इकोनॉमिक डायनेमिक्स। प्रावैगिक अर्थशास्त्र निरंतर परिवर्तनों तथा इन परिवर्तनों को प्रभावित करने वाले तत्वों या परिवर्तन की प्रक्रिया का अध्ययन करता है। प्रावैगिक अर्थशास्त्र की परिभाषा के संबंध में सभी अर्थशास्त्री एकमत नहीं। इसकी परिभाषा निम्न है। प्रोफेसर हिक्स के अनुसार प्रावैगिक अर्थशास्त्र से अभिप्राय आर्थिक सिद्धांतों के उस भाग से है जिसमें प्रत्येक मात्रा का तिथीकरण आवश्यक है। हेरोल्ड परिवर्तनशील अर्थशास्त्र में अभिप्राय आर्थिक आंकड़ों में निरंतर होने वाले परिवर्तनों के अध्ययन से हैं। ये परिवर्तन एक बार होने पर परिवर्तन से भिन्न होते हैं। प्रोफेसर रैगनर फ्रिश प्रावैगिक के अध्ययन के लिए निरंतर परिवर्तन महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि परिवर्तन की प्रक्रिया महत्वपूर्ण है। प्रोफेसर क्लार्क ने प्रावैगिक अर्थशास्त्र में निम्न 5 परिवर्तन बताए हैं। पहला, जनसंख्या में वृद्धि। दूसरा, पूंजी में वृद्धि। तीसरा, उत्पादन की रीतियों में परिवर्तन। चौथा, उपभोक्ता की आवश्यकताओं में वृद्धि। पांचवा, आर्थिक संगठनों के रूप में परिवर्तन। प्रावैगिक विश्लेषण की विशेषताएं। पहला, प्रावैगिक अर्थशास्त्र का आधार कल्पना न होकर वास्तविक तथ्य है। दूसरा, असंतुलनों का अध्ययन करता है। तीसरा, वैज्ञानिक अध्ययन है। चौथा, तिथीकरण। पांचवा, प्रावैगिक अर्थशास्त्र केवल गतिशील एवं परिवर्तनशील परिस्थितियों का ही अध्ययन करता है। छठा, समय अंतराल की मान्यताएं। प्रावैगिक विश्लेषण के रूप या प्रकार, जिसमें पहला है व्यष्टिक प्रावैगिक, दूसरा है समष्टि प्रावैगिक। जिसमें हम पहला लेते हैं व्यष्टिक प्रावैगिक। व्यष्टिगत आंशिक विश्लेषण में प्रारंभिक साम्य से नए साम्य के बीच की प्रक्रिया व पथ का अध्ययन किया जाता है। व्यष्टि चरों के माध्यम को अंतराल युक्त संबंध होता है, जिसे गत्यात्मक मकड़जाल यानी डायनेमिक कॉबवेव की संज्ञा दी है। एक निश्चित समय से वस्तु की वर्तमान मांग संभावित कीमतों पर निर्भर करती है। यानी समीकरण के रूप में, यानी क्या कह सकते हैं सामान्य भाषा में, कि वर्तमान समय की मांग पिछले वर्ष की कीमतों पर निर्भर करती है। यानी dt = फंक्शन ऑफ pt+1, यानी वर्तमान समय की मांग भविष्य की कीमतों पर निर्भर करती है। किसी वस्तु की वर्तमान समय में मांग वस्तु की भविष्य पर संभावित प्रतिकीमत है f, दोनों के मध्य फलनिक संबंध को बताता है। इसी प्रकार पूर्तिकर्ता कृषि में उत्पादन विगत मूल्यों को देखकर निश्चित करता है कि अर्थात वस्तु की वर्तमान पूर्ति वस्तु की भूतकालीन कीमतों पर निर्भर करता है। समीकरण यानी st = फंक्शन ऑफ pt-1।
दो प्रकार के मक्कड़ जाल होते हैं, स्थिर मक्कड़ जाल, दूसरा है अस्थिर मक्कड़ जाल। जो सामने चित्र दिखाई दिया रहा है ये स्थिर मक्कड़ जाल को बताता है, जिसको हम इस प्रकार चर्चा करेंगे। ओ एक्स पे हम एक्स वस्तु की मात्रा, ओ वाई पर एक्स वस्तु की कीमत। ये है डी रेखा, ये है पूर्ति रेखा। संतुलन है ई बिंदु पर जहाँ मात्रा निर्धारित है ओ क्यू और कीमत है ओ पी। अब किसी कारणों से कीमत, इसकी मांग घटकर ओ क्यू से ओ क्यू वन हो जाती है। परिणाम स्वरूप जब कोई किसी वस्तु की मात्रा कम हो जाती है तो उसकी मांग ज़्यादा होती है, तो कीमत बढ़कर D1 Q1 हो जाती है। अब कीमतें बढ़ गई तो उत्पादनकर्ता अगली बार, उदाहरण हम प्याज का ही ले लें कि पिछले वर्ष की प्याज की कीमतें देखकर किसान सोचता है कि अब मुझे प्याज का ही उत्पादन करना चाहिए ताकि लाभ प्राप्त कर सके, तो वो प्याज का उत्पादन करता है। परिणाम स्वरूप प्याज की मात्रा बढ़ जाती है, पूर्ति बढ़ जाती है। जब ज़्यादा उत्पादन हो जाता है तो परिणाम स्वरूप उसकी कीमत घट जाएगी। अब कीमत घट गई तो फिर उसकी कीमत घटने पर उसकी, फिर किसान ये सोचता है कि यार कि प्याज की कीमतें कम हो गई हैं तो मैं प्याज का उत्पादन कम करूं, तो परिणाम स्वरूप वो उत्पादन कम करता है, S3 पर आ जाता है। जब उत्पादन कम होगा तो फिर कीमतें बढ़ जाएंगी, कीमतें बढ़ गई फिर उत्पादन बढ़ाएगा और अंत में क्रिया प्रतिक्रिया होती अंत में संतुलन की तरफ हो जाएगा। यानी स्थिर मक्कड़ जाल का तात्पर्य है कि एक बार संतुलन भंग होने पर अंततः इस प्रकार की क्रिया प्रतिक्रिया होती है, अंत में हम पुनः संतुलन यानी ई बिंदु पर पहुंच जाते हैं। दूसरा है अस्थिर मक्कड़ जाल। अस्थिर मक्कड़ जाल में एक बार संतुलन भंग हो जाता है तो हम संतुलन से दूर होते चले जाते हैं, उसको हम अस्थिर मक्कड़ जाल कहते हैं। यानी अस्थिर मक्कड़ जाल में संतुलन एक बार परिवर्तित होने से पुनः स्थापित नहीं होता, इसे हम गत्यात्मक मक्कड़ जाल भी कह सकते हैं, जैसा कि चित्र में बताया गया है। अब देखिए, ओ एक्स में वस्तु की मात्रा, ओ वाई पर वस्तु की कीमत। ये पूर्ति रेखा है, ये मांग रेखा है। संतुलन ई बिंदु पर है जहाँ मात्रा है ओ क्यू। अब किसी कारण से असंतुलन, मात्रा कम हो गई, परिणाम स्वरूप कीमत बढ़ गई। कीमत बढ़ने से किसान ज़्यादा उत्पादन करेंगे तो फिर मात्रा बढ़ गई, मात्रा बढ़ने से फिर कीमत कम हो गई, कीमत कम होने से फिर मात्रा कम होगी, लोग कम उत्पादन करेंगे, कम उत्पादन होने से फिर कीमतें बढ़ जाएंगी, कीमतें बढ़ने से फिर ज़्यादा उत्पादन होगा, ज़्यादा उत्पादन हो जाए फिर कीमतें कम हो जाएंगी, कीमत कम होने से फिर कम उत्पादन होगा, कम उत्पादन होगा तो फिर कीमतें बढ़ जाएंगी, कीमतें बढ़ने से फिर ज़्यादा उत्पादन हो। यदि अब इस चित्र में आप देख रहे हैं लगातार हम संतुलन से दूर होते जाते हैं, यानी पुनः संतुलन प्राप्त नहीं होता। अब दूसरा हम बात करें कि समष्टि प्रावेगिक। समष्टि प्रावेगिक, इसमें समष्टिगत चरों में होने वाले परिवर्तनों की दिशा व प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है। इसमें आय तथा उपभोग का प्रावेगिक फलनात्मक रूप यानी CT इक्वल टू फंक्शन ऑफ YT1, यानी अगर हम शब्दों में कहें, वर्तमान समय का उपभोग पिछले वर्ष की आय पर निर्भर करता है। यानी C माइनस CT माने यानी उपभोग की मात्रा भूतकालीन आय अथवा दोनों को F फलन के रूप में बताया गया है। आप देखिए डायग्राम देखिए, OX पे हमने आय ली है, ओ वाई पर हमने उपभोग व विनियोग लिया है।
45 डिग्री लाइन है जहाँ पर E1 पर संतुलन होता है और मात्रा आय की OY निर्धारित होती है। जब विनियोग बढ़ता है तो नया संतुलन E1 पर चले जाता है और आय बढ़कर OY से OY1 हो जाती है। और जब इस प्रक्रिया का हम अध्ययन करेंगे A से B, B से C, C पे D और अंत में हम E1 बिंदु, तो उसको हम सम्मिश्र प्राविगिक कहेंगे। अब अगला करते हैं प्राविगिक अर्थशास्त्र का महत्व व उपयोग। पहला है आर्थिक विकास के अध्ययन में सहायक होता है। दूसरा वास्तविकता के अधिक निकट होता है। तीसरा अधिक लोचशीलता। चौथा कुछ समस्याओं का हल प्राविगिक विधि के द्वारा संभव है। पांचवा व्यापार चक्रों के अध्ययन में महत्व है। छठा कीन्स के सिद्धांत में महत्व है। प्राविगिक विश्लेषण की कठिनाइयां, लेकिन इसके विश्लेषण में चूंकि गणित का ज्यादा प्रयोग होता है, इसके कारण इसके विश्लेषण में कठिनाइयां होती हैं। स्थैतिक व प्राविगिक में भेद अंतर। स्थैतिक विश्लेषण सभी चरों को एक अवधि से संबंधित होते हैं, जबकि प्राविगिक विश्लेषण में सभी चर अलग अलग अवधि से संबंधित होते हैं। दूसरा, स्थैतिकी का संबंध किसी समय विशेष स्थिति से होता है, जबकि प्राविगिक का संबंध समय अवधि से होता है। स्थैतिक विश्लेषण अवास्तविक मान्यताओं पर आधारित होता है। प्राविगिक विश्लेषण अव्यवहारिक मान्यताओं पर आधारित नहीं है। स्थैतिक अर्थशास्त्र में समय तत्व को पूर्णतः अवहेलना की जाती है, जबकि प्राविगिक अर्थशास्त्र में विश्लेषण में समय तत्व को प्रधानता दी जाती है। स्थैतिक विश्लेषण में गणित की सहायता नहीं ली जाती, जबकि इसमें गणित का प्रयोग होता है। स्थैतिक आर्थिक विश्लेषण का संबंध वर्तमान से होता है। प्राविगिक का संबंध भूत भविष्य दोनों से होता है। स्थैतिक विश्लेषण अर्थव्यवस्था की स्थिर तस्वीर प्रस्तुत करता है। प्राविगिक अर्थव्यवस्था की स्थिति में चलचित्र के समान प्रस्तुत करता है। स्थैतिक विश्लेषण संतुलन का अध्ययन है, जबकि प्राविगिक असंतुलनों का अध्ययन है। स्थैतिक विश्लेषण निगमन प्रणाली पर आधारित है, जबकि प्राविगिक विश्लेषण आगमन प्रणाली पर आधारित है। आगे है यथार्थ मूलक यानी वास्तविक तथा आदर्श मूलक अर्थशास्त्र। वास्तविक अर्थशास्त्र मूल रूप से क्या था, क्या है और क्या होगा जैसे प्रश्नों से संबंधित है। वास्तविक अर्थशास्त्र तो अर्थशास्त्र की प्राथमिक चिंता का विषय है, क्योंकि इसका संबंध आर्थिक सिद्धांतों के विकास से है, जो कार्य कारण संबंधों की व्याख्या करता है। जैसे अर्थव्यवस्था के समग्र व्यय में कमी से बेरोजगारी फैलती है। वास्तविक अर्थशास्त्र में बेरोजगारी को दूर करने के नीतिगत विकल्प भी उपस्थित रहते हैं। जैसे अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी की कमी का समग्र वृद्धि से की जाती है। आदर्श अर्थशास्त्र का संबंध क्या होना चाहिए यानी व्हाट ऑट टू बी। यह क्षेत्र अर्थशास्त्र की काफी विवाद का क्षेत्र है। अर्थशास्त्री की भूमिका में यह बताने में है कि क्या नीतिगत विकल्प उपलब्ध हैं, परंतु यह तो आम जनता के द्वारा तय करने वाली बात है कि कौन सा नीतिगत विकल्प अधिक उपयुक्त है। अर्थशास्त्र को वास्तविक विश्लेषण माने जाने वाले के निम्न पक्ष में निम्न तर्क हैं। पूर्व निर्धारित उद्देश्य। दूसरा तर्क पर आधारित। तीसरा श्रम विभाजन सिद्धांत के अनुकूल। अर्थशास्त्र आदर्श मूलक इसलिए है क्योंकि मानव प्रकृति आदर्शवादी है। आदर्शवादी पहलू अर्थशास्त्र का रोचक और उपयोगी बनाता है। अर्थशास्त्र एक कल्याणकारी शास्त्र भी है जो आर्थिक नियोजन का आधार है। आदर्शवादी दृष्टिकोण में बहुधा अर्थशास्त्री का व्यक्तिपरक दृष्टिकोण प्रतिबिंबित होता है।
पूंजीगत अर्थव्यवस्था में प्रभावित अर्थशास्त्री आर्थिक विश्लेषण के बाद वैकल्पिक व्यवस्था हेतु अमेरिका या इंग्लैंड का मॉडल सामने रखेंगे, जो व्यक्तिवादी दृष्टिकोण से प्रभावित होता है। थैंक यू।